गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9 सब्जेक्ट विज्ञान में लेसन नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब इन अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए निम्न कारक क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव, अवस्था परिवर्तन का तापमान का प्रभाव, मतलब जो पदार्थ की जो भी अवस्था होगी उसका तापमान टेम्परेचर से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो अवस्था कोई सी हो सकती है, उसका तापमान या ताप से क्या प्रभावित होता है। ठीक, तो पहला हम पढ़ते हैं ठोसों के तापमान का प्रभाव, ठोसों पर तापमान का प्रभाव। पहला अपन पढ़ते हैं ठोसों पर तापमान का प्रभाव, ठोसों पर तापमान का प्रभाव। तो अवस्था परिवर्तन पहला क्या है, ठोसों पर तापमान का प्रभाव। ठीक, मतलब ठोस किससे प्रभावित होते हैं, तापमान से प्रभावित होते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ता है, उससे पहले अपन एक प्रयोग करते हैं तापमान परिवर्तन का। तो हम एक बीकर, हमने एक क्या लिया, बीकर लिया, हमने एक क्या ले लिया, बीकर ले लिया। उसमें अपन ने 150 ग्राम क्या डाली, बर्फ़ डाल दी। बर्फ़ डालने के बाद में उसे हमने उस प्रयोगशाला में प्रयुक्त जो स्टैंड है उस पर कस दिया बीकर को, और थर्मामीटर उसमें डाल दिया और एक कांच की छड़ डाल दी। ठीक, अब जैसे अपने वर्नर यार की सहायता से स्टोव पर अपने से चालू किया। ठीक, चालू किया तो बीकर जैसे ही गर्म होगा तो उसमें बर्फ़ क्या होगी, पिघलने लगेगी। हैं, अब जैसे ही अपन बीकर गर्म चालू किया तो उस टाइम अपन क्या टेम्परेचर नोट, तापमान क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक, जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाती है तब तापमान अपन ने क्या नोट कर लिया। ठीक, अब जो बर्फ़ ठोस अवस्था में वो किस में चेंज हो गई, द्रव में चेंज हो गई। ठीक, अब द्रव में चेंज होने पर हम एक कांच की छड़ डालते हैं, उसे हिलाते हुए गर्म करते हैं जब तक कि गर्म क्या उबलने जाए। हैं, अब थर्मामीटर की नाप बराबर थर्मामीटर पर अपन बराबर क्या नज़र रखते हैं। अपन ने जब चालू किया तब टेम्परेचर कुछ था। ठीक, और पूर्ण रूप से जब पिघल गई बर्फ़ तब टेम्परेचर अलग था। और जो संपूर्ण जो बर्फ़ जब पिघल गई जल में परिवर्तित हो गई उसके बाद जब जल वॉल्यूम होने लगा, वाष्प होने लगा, उबलने लगा, तब उस टेम्परेचर अलग अलग अवस्था में था। तो पहली अवस्था ठोस में टेम्परेचर कितना था, जब द्रव में परिवर्तित हुआ तब उसको नोट कर लिया, और जब उड़ने लगा, जल वाष्प बनने लगी, गैस का अवस्था हुआ, तब अपन उसको नोट कर लेते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है प्रयोग से, मतलब तापमान बढ़ाने पर, तापमान परिवर्तित करने पर पदार्थ की अवस्था में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक, मतलब तीनों टाइमों में फिक्स में ठोस, द्रव, गैस में तापमान को परिवर्तन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है आपका ठोसों पर तापमान का प्रभाव, ठोस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसको पढ़ते हैं। ठोसों पर तापमान का प्रभाव पड़ते हैं। ठोस, ठोस, ठोसों ठोसों के तापमान को, ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर, ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस लाइन को समझते हैं। मतलब जब ठोसों पर अपन टेम्परेचर दी, हीट दी, तो उसके कणों की क्या हुई, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, अब गतिज ऊर्जा बढ़ी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो ठोसों के कण होते हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण ठोसों कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, कंपन
करने लगते हैं। ठीक। अब जैसे किसी ठोस पर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके कणों में गति ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब जब गति ऊर्जा के मान में जब वृद्धि हो गई तो जो ठोसों के कण है वो तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक, क्या गति करने लगते हैं या कंपन करने लगते हैं। अब ठोसों को जो अपन ने ऊष्मा दी, ठोसों को प्रदत्त ऊष्मा के कारण ठोसों को जो अपन ने ऊष्मा दी, ऊष्मा किस रूप में दी, ताप के रूप में, के कारण कि प्रदत्त की गई ऊष्मा के कारण या ऊर्जा मिली, उनको कुछ ना कुछ क्या मिला, एनर्जी मिली। इसके कारण कणों के बीच, जो ठोस के कण थे उस कणों के बीच मतलब ठोसों में क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अंतर आणविक क्या आकर्षण बल क्या ज़्यादा होता है। मतलब पदार्थ के कण ठोसों कर क्या आपस में संसंजन बल द्वारा क्या बंधे हुए होते हैं। अब जब उनको ऊर्जा मिली, टेम्परेचर मिला, तो वह उस आकर्षण बल को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। इस कारण वह अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठीक, मतलब होता क्या है, ठोसों को जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठोस जैसे कोई हो सकता है, जैसे पत्थर ही हुआ, पत्थर पर हम और तेजी अधिक से क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, बल लगाते हैं, तो पत्थर क्या टूट जाता है। मतलब पत्थर में जो ठोस के जो कण होते हैं वो अत्यधिक अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण क्या बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण क्या वो जैसे लगातार हम टेम्परेचर वृद्धि करें तो वो जो ठोस के कण होंगे अपने नियत स्थान से क्या खसक जाते हैं और मुक्त रूप से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर, ठोस पिघलकर द्रव में क्या परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ठोस पिघलकर इसमें द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो एक परिभाषा बनती है इस पर, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघल के क्या द्रव बन जाता है, उसे इसका गलनांक कहते हैं। गलनांक कहते हैं। मतलब कोई जब जिस तापमान पर ठोस पिघल के मिश्रण द्रव में हो रहा है तो उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन। वैसे पूर्ण शुद्ध मान क्या था, 273.16 केल्विन होता है। ठीक, जिसको अपन क्या मानते हैं, 273 मान के चलते हैं। ठीक, तो इसमें नोट है स्पेशल महत्वपूर्ण, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल पर निर्भर करता है। मतलब बात ध्यान रखना, मतलब किसी ठोस का जो गलनांक होगा जिस पे वस्तु वह जमती है, ठीक है, तो उसके कणों के बीच जो कितने आकर्षण बल से वो बंधे हुए हैं। ठीक, अब अधिक आकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं तो वो टूट नहीं सकते। और टूटेंगे कब, जब वो इस आकर्षण बल को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक, जैसे कोई अपन में
अपन हार का मानते हैं कुश्ती में, जब अपन के अपन से दुगने ताकतवर का इंसान अपन को पछाड़ देता है। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक, अब आता है संगलन। दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा है संगलन। क्या होता है, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलने की प्रक्रिया, गलने की प्रक्रिया, गलने की प्रक्रिया अर्थात गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन या गलन कहलाता है। ठीक, अब संगलन की प्रक्रिया में, संगलन की प्रक्रिया में, संगलन की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। संगलन की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, संगलन की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, अब है परिभाषा, मतलब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है, संगलन कहलाती है। इस प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है, समान रहता है। अब है गलन की गुप्त ऊष्मा। तीसरी परिभाषा है, ये आपकी परिभाषा आपको नोट करनी है, याद करनी है विशेष रूप से। इस पाठ में 10-15 परिभाषाएं बनती हैं जिनको अपन को याद करें। गलन की गुप्त ऊष्मा, या इसको बोलते हैं प्रसुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, परिभाषा याद करनी है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर वो कराए, एक फिक्स कंडीशन रख दी इसने कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, मतलब वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, मतलब 1 किलोग्राम ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक, उसे संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, मतलब वह ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन के दौरान अणु के मध्य आकर्षण बल को क्या तोड़ती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, उसे द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, इस प्रकार क्या हुआ, ये 2 परिभाषाएं निकल के आई, गलन की गुप्त ऊष्मा, प्रसुप्त ऊष्मा, और संगलन क्या है और गलनांक क्या है। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ते हैं
द्रवों पर तापमान का प्रभाव। द्रवों का, ठोसों का तापमान प्रभाव लिया, अब है द्रवों का तापमान प्रभाव। द्रवों का तापमान परिवर्तन प्रभाव। द्रवों का तापमान परिवर्तन प्रभाव क्या है? ठीक, द्रवों का तापमान परिवर्तन क्या है? ठीक, अब द्रवों को पढ़ते हैं। द्रवों पर, जब हम द्रवों पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव, जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, जब हम जल को ऊष्मीय क्या ऊर्जा देते हैं, जब जल को हम क्या ऊष्मीय ऊर्जा देंगे या क्या देंगे, ताप देंगे, तो जल के कण तेजी से जो जल के कण तेजी से गति करने लगते हैं। मतलब जल को अपन जब ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो जल के कण तेजी से क्या गति करने लगते हैं, एवं एक निश्चित तापमान पर ये आकर्षण बल को तोड़कर या स्वतंत्र होकर गैस में बदलना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब बात वही है, जब हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा दें तो वो जल के कण तेजी से क्या गति करने लगते हैं। गति कब करेंगे, उस गति ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और एक निश्चित तापमान पर ये आकर्षण बल को तोड़कर किसमें स्वतंत्र होकर क्या गैस में बदल जाएंगे। जैसे तापमान में परिवर्तन प्रभाव होता है, उसी प्रकार क्या द्रव्यों में परिवर्तन का प्रभाव है। तो वो ठोसों में किस में बदला, वो द्रव में बदला, और द्रव में जब हम द्रव को अपन क्या और ऊष्मा देंगे तो वो किस में चेंज होगा, वाष्प में या गैस में होगा। अब जब जल को अपन ने और तेज़ी से ऊष्मा दी, हीट दी, तो जल के कण क्या करने लगते हैं, तेजी गति करने लगते हैं, और वह उस आकर्षण बल को क्या पार कर जाते हैं, जिससे द्रव किस में और परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इससे परिभाषा निकल के आई, परिभाषा है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव, मतलब वायुमंडलीय तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। द्रव क्या करेगा, उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या उबलने लगता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। मतलब कोई द्रव जिस तापमान पर उबलने लगेगा, ऐसे कह लो, कोई द्रव जिस तापमान पर उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पर, अब उसने एक कंडीशन रखती है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, जो भी वातावरण का टेम्परेचर होगा, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। जल का मतलब जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक, उसे क्वथनांक कहते हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जमता है, या 273 केल्विन तापमान पर वो क्या बर्फ
जमने लगता है। 373 पे उबलेगा केल्विन में, मात्रक में, और इसमें जमेगा। ठीक, इस प्रकार ये परिभाषा ही गलनांक हुआ, कथनांक हुआ, गलन की गुप्त ऊष्मा हुई। ठीक, ये आपकी परिभाषा है। तो इस प्रकार ये क्या है, परिवर्तित होती रहती हैं। अब आ रही है आपकी एक और परिभाषा है आपकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा परिभाषा पढ़नी है आपको। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर, मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक व अतिरिक्त ऊर्जा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो परिभाषा दोबारा रिपीट करते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को, वो कंडीशन पहली सब में चलेगा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर, 1 किलोग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से, और द्रव अवस्था से किसमें, गैस अवस्था में, सब में चेंज हो रहा है, अवस्था क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊष्मा की, जितनी बदलने के लिए आवश्यक जो अतिरिक्त ऊर्जा ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ठोस अवस्था, ठीक, ऊष्मादि, तो ये किस में चेंज हो गया, द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक, द्रव अवस्था को और अधिक गर्म किया तो वो किस में चेंज हो गई, गैसीय अवस्था में। ठीक, और जब ठोस द्रव अवस्था को ठंडा किया तो ठोस अवस्था में चेंज हो गया, वो इस प्रकार। तो तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से क्या होती है, लिंक होती हैं, चेंज होती है। तो पदार्थ की भिन्न अवस्थाओं के बारे में हमने आज पढ़ा कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठोसों पर, द्रवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गैसों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब तापमान परिवर्तन के प्रभाव, ठीक, अपन ने पढ़ा है था। अब इसके लिए अपन को सभी परिभाषाएं आपको क्या याद करनी है। ठीक, तो तापमान हम क्या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या बदल सकते हैं। ठीक, आज हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था क्या बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव में, और द्रव से क्या गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। वो क्या, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठीक, तो आज हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के प्रभाव को समझा। इसको आप बार बार उसको 2-3 बार घर पर रिवीजन करोगे, याद करोगे, तब जाके ये याद हो पाएगी, समझ पाओगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।